जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके सामने आज व्रत टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए आज हम देखेंगे व्रत क्या है, किस प्रकार से यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। साथियों, एग्जाम चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, रीट हो, पटवार हो, या फिर अदर स्टेट, या फिर आपका पीएससी लेवल एग्जाम्स हो, या फिर आपका सीटेट हो, आरएस इत्यादि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसके अंदर आपको सर्किल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथियों, आइए हम बात करते हैं व्रत टॉपिक पर। तो आइए आपके सामने सर्किल टॉपिक। चाप, व्रत का कोई भी भाग चाप कहलाया जा सकता है। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटी हो तो इसे लघु चाप कहते हैं। यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ी हो तो इसे दीर्घ चाप कहते हैं। साथ में दी गई आकृति एपीबी एक लघु चाप है, एक्यूबी एक दीर्घ चाप है। साथियों, इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई करके आपको समझाता हूं कि इसको मैं ऐसे सर्किल आपके सामने बनाया, ठीक है। अब इसमें एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है पी और इसका नाम है बी। ओके, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसका नाम ओ रख दिया और यहां पर एक क्यू पॉइंट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यहां से ऐसे मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया और यहां से एक सीधी रेखा से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। इसको मिला दिया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए कि जो ए बी है, ए से लेके बी तक की जो रेखा है, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से जब चाप घुमाया होगा तो ये चाप ए से लेके बी तक घुमाया होगा। बिल्कुल सर, घुमाया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक चाप तो हो गया एपीबी, एक चाप तो हो गया एपीबी, ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। दूसरा जो चाप आपका होगा वो दूसरा चाप कौन सा होगा? सर, इसको जो एपीबी है ये आपका छोटा चाप है सर, छोटा चाप, ठीक है। अगर ये छोटा चाप है तो इसे हम लघु चाप बोलेंगे। इसे हम कौन सा चाप बोलेंगे? इसे हम लघु चाप बोलेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, जब प्रकार को यहां रख के ऐसे घुमाया होगा तो ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा घूमा, तो इसे बोले लघु चाप। चाप एपीबी, चाप एपीबी एक लघु चाप हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रकार को उल्टा करके घुमाओगे तो प्रकार इसके पैरेलल घूमेगी, इसके पैरेलल घूमेगी और इसके पैरेलल जब प्रकार घूमेगी तो उसको हम ऐसे घुमाएंगे नीचे, इसको नीचे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। जब ये नीचे घूमेगा तो मुझे बताओ, ये रेड वाला हिस्सा छोटा है, बिल्कुल सर छोटा है, तो इसे तो हम बोलेंगे लघु चाप। कौन सा चाप? सर लघु चाप, इसे लघु चाप बोला जाएगा। और जो बड़ा हिस्सा है सर, वो कौन सा वाला हिस्सा है? सर वो चाप है एक्यूबी, एक्यूबी, एक्यूबी। ये जो चाप है सर, ये वाला चाप कौन सा चाप कहलाएगा? सर ये वाला चाप कहलाएगा सर दीर्घ चाप। कौन सा चाप? सर दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। यानी बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ चाप, छोटा वाला हिस्सा लघु चाप। ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दो त्रिज्याएं हैं, यानी यहां पर ये जिस एरिया को कवर कर रही हैं वो कहीं ना कहीं यह त्रिक हो गया। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका चाप कहलाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, एक बार दोबारा मैं इस बात को एनालिसिस करता हूं। व्रत का कोई भी भाग चाप कहलाता है यदि चाप अर्धवृत्त से छोटी हो। अर्धवृत्त का मतलब ये पूरा आधा हिस्सा से छोटा है तो इसे लघु चाप बोलेंगे। यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ी हो, अर्धवृत्त से बड़ी हो, तो एक बात यहां पर भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये अर्धवृत्त क्या है? भैया, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? आधा वृत्त। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अगर चाप इस अर्धवृत्त से छोटी हो, इस आधे हिस्से से छोटी हो, तो ये तो छोटा है, तो इसका मतलब ये लघु चाप। और अर्धवृत्त से अगर बड़ा है तो उसका मतलब है, अर्धवृत्त से बड़ी हो तो इसे दीर्घ चाप कहते हैं। साथ में दी गई आकृति में एपीबी एक लघु चाप है और एक्यूबी एक दीर्घ चाप है। ये लघु हो गया और ये दीर्घ चाप हो गया। तो चलिए साथियों, आगे की बात समझते हैं। अगली बात इस प्रकार से है, इसमें क्या बोला गया है? व्रतखंड। क्या बोला गया है? सर इसमें व्रतखंड बोला गया है। अब ये व्रतखंड क्या होता है? सर्किल का कोई भी खंड होगा, टुकड़ा होगा, वही व्रतखंड होता है। लेकिन वास्तविकता में हम इसे कैसे बोल सकते हैं? सर, एक चाप तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं। एक बात बताइए प्यारे साथियों,
इसमें ये आपका ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, अब ये वाली रेखा आपको ए बी दिखाई दे रही है सर, दिखाई दे रही है। इस सरल रेखा को दो बिंदुओं द्वारा मिलाया गया है जिनका नाम ए और बी है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। अब ऊपर का जो हिस्सा बच रहा है चाप एपीबी, चाप एपीबी जिस एरिया को कवर कर रहा है वो आपका को क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा सर, वृत्तखंड कहलाएगा। अगर ये आपका वृत्तखंड है तो सर ये कौन सा वृत्तखंड है सर, ये लघु वृत्तखंड है। जो आपका अर्धवृत्त से छोटा है तो ये छोटा है तो इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। बीच वाला क्षेत्र वृत्तखंड कहा जाता है। लघु चाप से बना वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा। लघु चाप से, ये चाप छोटा ही तो है भाई, अभी समझाया मैंने। लघु वृत्तखंड यानी छोटे चाप से बनने वाला वृत्त का एक टुकड़ा लघु वृत्तखंड, और बड़े चाप से बनने वाला वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो पहले तो अभी जो हमने इस बात को एनालिसिस किया था कि ये सर्किल है भाई, बिल्कुल है सर। अभी मैंने आपको समझाया था कि अर्धवृत्त से छोटा, अर्धवृत्त से छोटा, माना कि अर्धवृत्त से छोटा, इसको समझो आप, ठीक है। मैंने बोला ये ए पी और बी और यहां सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आपको समझाने के लिए। अब इसमें मान लीजिए मैं यहां से केवल इसको समझाने का प्रयास करता हूं आपको, ठीक है। केवल ये बताइए ये चाप हुआ कि नहीं भाई, चाप कौन सा, चाप में पीबी बोल सकता हूं, चाप पीबी बिल्कुल है। तो ये चाप पीबी जो है ना, ये छोटा चाप है, ये लघु चाप है, और लघु चाप है तो कहीं ना कहीं एक यहां से वृत्तखंड बना रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी सर। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार मैं पुनः इस बात को समझा देता हूं। क्या सर, एक चाप तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा, सरल रेखा के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ये दोनों वृत्तखंड हो गए लघु चाप द्वारा बना वृत्तखंड। तो लघु चाप कौन सा, एपीबी। लघु चाप आपका है सर एपीबी, एपीबी ये आपका लघु चाप है। और दीर्घ चाप की बात करूं तो दीर्घ चाप इसमें जो है एपीबी हो गया, ये इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये होगा एक्यूबी। तो यहां पर ऐसे सर ये तो है आपका लघु चाप, ये लघु चाप है, और ये सर आपका है दीर्घ चाप। कौन सा चाप, दीर्घ चाप। तो जो लघु चाप द्वारा एरिया कवर होता है उसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और जो दीर्घ चाप द्वारा एरिया कवर होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो दी गई आकृति में वृत्तखंड एपीबी लघु वृत्तखंड है, एपीबी लघु वृत्तखंड है, वृत्तखंड एक्यूबी, एक्यूबी दीर्घ वृत्तखंड है। यही आपको समझना है। चलिए साथियों, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो इसे हम ए बी को जीवा भी बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। अगर आगे बात करें वृत्त का द्वित्रिज्य, वृत्त का द्वित्रिज्य क्या होता है। वृत्त का द्वित्रिज्य का मतलब होता है साथियों ऐसे, ये इसका सेंटर पॉइंट ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया ऐसे, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया। द्वित्रिज्य, द्वित्रिज्य दो त्रिज्या कौन सी हैं, एक तो ये रही, एक ये रही। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक सर्किल के अंदर बनने वाली सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, सर ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। एक सर्किल की त्रिज्या दोनों कैसी होती हैं सर, समान होती हैं। इस बात को आप समझ लेना। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है वो द्वित्रिज्य के मिड में आता है, और इसमें जो चाप है सर वो क्या है सर, चाप इसका ए बी है। सर इसका चाप कौन सा है, ए बी है, बिल्कुल सही है। तो दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का द्वित्रिज्य कहते हैं, वृत्त का द्वित्रिज्य कहते हैं। इसमें बोला गया उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप, अंतिम बिंदु ए अंतिम बिंदु बी, बनने वाले चाप से घिरे क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र घिर रहा है ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा सर, द्वित्रिज्य क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे चलिए।
इसके बाद यदि आगे की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये थ्योरी आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर कुछ नहीं होता, क्वेश्चनों के अंदर ये थ्योरी ही काम में आती है। प्यारे बच्चों, आज पहले एक रीट परीक्षा हुई थी 2018 के अंदर, तो वहां से एक सर्कल से क्वेश्चन आया था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सर्किल की जो परिधि होती है, पैरामीटर, परिमाप को ही उसकी परिधि कहते हैं। तो वृत्त के परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं, त्रिज्या आर। ठीक है साहब, जैसे कि मैं ये बात बोलूं कि ये आपका सर्किल हो गया साथियों, ध्यान से देखिए, इस सर्किल का जो ये मैं आपको वलयकार चित्र बना रहा हूं, इसे ध्यान से देखो। ये वाला जो वलयकार चित्र है ना, यही इसकी क्या कहलाती है सर? इसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परिधि कहलाती है। अब ये इसका क्या है सर? केंद्र है। क्या है इसका? केंद्र है सर। ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। बस इसको समझना है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है बेटा? रेडियस होता है। और अगर मैं बात करूं इसकी पूरी लाइन की, तो इसको व्यास बोलते हैं। ये ए बी, यहां ओ कर दिया, तो यहां से इसका मतलब ये हो गया, ए से लेके बी तक की रेखा डायामीटर व्यास हो गया, डी फॉर डायामीटर व्यास हो गया। ठीक है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। चलिए, समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है साहब, समकेंद्रीय वृत्तों की बात करूं तो किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब ये समकेंद्रीय वृत्त क्या आ चुका है, तो इसका एक डायग्राम मैं आपके सामने रखता हूं साथियों। देखो, अगर समकेंद्रीय वृत्त की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम आना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने जिस डायग्राम को रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये मैंने एक सर्किल बनाया, एक सर्किल मैंने बाहर बना दिया। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट वही है, तो इसकी त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, और इसकी त्रिज्या ये हो गई। तो इसकी त्रिज्या तो कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर। ठीक है भाई, लेकिन ये एक मिड पॉइंट से जा रहे हैं, एक सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही तल में स्थित केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं वाले खींचे गए वृत्त हमेशा समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब इसमें देखो, किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे जाने वाले विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इन्हें हम समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब त्रिभुज का परिवृत्त देखिए भाई, ट्रायंगल का परिवृत्त क्या होता है जी? परिवृत्त इसे कहते हैं भाई। ये आपका कोई ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब मैं कहूं ऐसे एक सर्किल बना दो, ये सर्किल बन गया, इसके तीनों पॉइंट टच कर रहे हैं। क्या सर? कर रहे हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि को टच करें, वृत्त की परिधि को क्या करें सर? टच करें, तो कहीं ना कहीं त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है सर? परिवृत्त कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। बोलो हाँ या ना? किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरता है, उस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, ये परिवृत्त हो गया। क्या आप इस बात को यहां तक समझ पाए? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो निश्चित ही आप सर्किल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब बेटा एक बात और समझ लो, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। क्या होता है सर? 2πr होता है। वृत्त की जो परिधि होती है ना, सरकमफेरेंस, वो 2πr होती है, जबकि इसका एरिया πr² होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज आ गया साहब। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? अब देखो, सुनो, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है सर। ये सर्किल दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब अंदर एक आयत जैसी आकृति दिखाई दे रही है। क्या दिख रही है सर? इसका प्रत्येक शीर्ष, प्रत्येक कोना इस सर्किल की परिधि को टच कर रहा है। कर रहा है सर? कर रहा है। अगर ये कर रहा है,
इसका प्रत्येक कोना सर्किल की परिधि को टच करे तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो और एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज तभी कहलाता है जब इसका प्रत्येक कोना इसे क्या करेगा, टच करेगा। सर एक बात बताओ, क्या इसे हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते क्या? सर किसे? सर इसको हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते क्या? चलो बताओ भाई, इसको कह सकते हैं कि नहीं? सर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके 3 कोने तो टच हो रहे, चौथा नहीं हो रहा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज ये तभी बनेगा जब इसके चारों कोने इसे टच करें, जब इसके चारों कोने इसे टच करें, ये ध्यान रखना। और चक्रीय चतुर्भुज में एक बड़ी विशेषता होती है। सर वो विशेषता क्या है वो भी बता दो। विशेषता ये है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सर कैसे? कोण ABC, कोण ABC इक्वल टू कोण ABC प्लस कोण ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, कोण BAD पॉजिटिव, कोण BAD तो कोण BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर ये 2 बातें याद हैं तो चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन कहीं दिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना, इसके चारों कोने टच करते हैं सर्किल की परिधि को, तभी ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिकेशन जो है, क्वाड्रिलेटरल, इस प्रकार का ये बात को बोलता है। संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है। सम्मुख कोण कौन से होते हैं? BD, A और C। BD सम्मुख है और AC सम्मुख है। ठीक है। चलो आगे। अगर हम आगे की बात समझें तो वृत्त पर आधारित एक प्रमेय है। इस प्रमेय को ध्यान से देखिए। अब 1 बाय 1 प्रमेय आ रही हैं। साथियों जो मैं बात आपको बता रहा हूं इनको आप इंक्लूड करना और पूरे माइंड सेट से इनको पढ़ना। इनको एक बार नहीं, इस कक्षा को बार बार देखना, कम से कम 2 से 3 बार देखोगे तो आपके जहन के अंदर ये बैठ पाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, वो आपको याद होना अति आवश्यक है। ठीक है। देखो, किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं। अब ये जीवा क्या आ गया भाई? पूछना तो चाहोगे आप, बिल्कुल पूछेंगे सर। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अच्छा जी, समान कोण बनाती हैं। देखो जी, ये आपका सर्किल बन गया जी, बिल्कुल बन गया साहब। अब ये सेंटर पॉइंट हो गया। एक जीवा ये रही सर, बिल्कुल है सर। एक जीवा ये रही, बिल्कुल है सर। ये कोण यहां बनाते हैं, सेंटर पे बना रहे हैं साहब, बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक है, बन गया। अब 2 समान जीवाएं केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो समान कोण अंतरित करती हैं। ये इस बात को बोलता है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो 2 समान जीवाएं, एक जीवा का नाम AB है तो दूसरे का नाम PQ है। तो AB इक्वल टू PQ है, यहां AB इक्वल टू क्या है? PQ है। सर 2 समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये बात पहला प्रमेय बोलता है। तो इसमें कह रहा है सर कोण AOB, कोण COD, कोण AOB, कोण COD, ये दोनों एंगल कैसे होंगे सर? समान होंगे। ये इस बात को बोलता है। चलिए साहब, यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाएं तो जीवाएं बराबर होती हैं। देखो भाई सुनो ध्यान से, अभी तो हमने ये सीखा कि 2 समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, बिल्कुल। अब इसका एंटी बात अगर मैं एंटी बात करूं तो कैसे बोलूंगा सर? मैं कुछ अलग बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना और समझना। सर कैसे? सर ऐसे, ये आपका मिड पॉइंट सर, ये AB, ये सर CD। अच्छा सर, अगर यहां x डिग्री है तो यहां भी x डिग्री बोल दिया।
अब मैं पूछता हूं तो AB का मान, तो बताओ AB और CD का मान क्या होगा जब केंद्र पर समान कोण अंतरित होते हो, जब केंद्र पर समान कोण अंतरित होते हो तो वो दोनों जीवाएं भी समान होती हैं। तो इसका मतलब AB इक्वल टू CD होगा। ये आपको विशेष तौर पर देखना होगा। इसमें क्या बताया कि दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो समान जीवा थी तो दो समान कोण बन गए। जब कोण समान है तो जीवाएं भी क्या होंगी सर समान होंगी। ये बात आपको समझना है। कहां दिक्कत आ रही है? कहीं नहीं आ रही सर, बहुत आसान लग रहा है। चलो आगे। अब इसके बाद बात आ रही है अगली बात में क्या बोला गया देखते हैं साहब। देखिए, यदि किसी व्रत की दो चाप सर्वांग सम हो, अच्छा जी हो गई सर्वांग सम, तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। वेरी नाइस प्यारे बच्चों, ये देखो ये सर्किल हो गया, ठीक है हो गया साहब। यहां पर मिड पॉइंट सर्किल का ये हो गया एक, यहां से इस प्रकार से मैंने मिला दिया इसको, ठीक है मैंने ऐसे मिला दिया इसको और यहां से मैंने मिला दिया इसको, ठीक है ऐसे मिला दिया जी। इसका नाम इसमें लिखा गया सर A B और डायग्राम में बोला गया सर C और D, मिड में O रख दिया। तो सुनो साथियों सुनो, किसी व्रत की दो चाप सर्वांग सम होती है तो एक बात बताओ, चाप AB इक्वल टू चाप CD। जब दो चाप समान हैं, जब दो चाप समान हैं तो निश्चित ही दो रेखाएं भी क्या होंगी समान, जीवाएं भी क्या होंगी समान, यानी AB जीवा CD जीवा के बराबर होगी। अगर जीवाएं समान हैं तो सर कोण भी क्या होंगे समान। तो सर AOB कोण AOB तो कोण COD ये भी कैसे होंगे समान। अब इसमें एक तीसरा इंक्लूड आ गया, एक तीसरा पैरा आ गया, वो क्या है? सबसे पहले हमने क्या चीज समझी, जब दो जीवाएं समान हो तो केंद्र पर कोण अंतरित जो करेंगे वो दोनों कोण कैसे होंगे सर समान होंगे। दूसरी बात पढ़ी, जब दो जीवाएं दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी भाई, दूसरी बात हमने ये पढ़ी, जब दो जीवाएं समान तो दो कोण समान, जब दो कोण समान दो जीवाएं समान, जब दो हमने सर्वांग सम क्या पढ़े चाप, जब चाप सर्वांग सम है तो दो जीवाएं समान हैं और दो जीवाएं समान हैं तो दो कोण समान हैं और कोण समान तो जीवा समान, जीवा समान तो चाप समान। ये लो साहब तीन बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। क्या सर, एक सर्किल के अंदर यदि दो जीवाओं से बनने वाले सम्मुख कोण समान हो रहे हैं तो जीवाएं भी समान होंगी, जीवा समान तो उनके चाप भी कैसे होंगे समान होंगे। चलिए सर ये लड़का यूं करे, चाप क्या होगा सर, चाप ये रहा, ये चाप इस चाप के बराबर होगा, ठीक है सर। जीवा कौन सी है सर, जीवा ये रही, जीवा नंबर 1 जीवा नंबर 2। अच्छा सर कौन कौन से हैं, कौन ये रे भैया XX। क्लियर, तीनों बातें क्लियर हो रही हैं ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। अगली बात को समझते हैं, यदि किसी व्रत की दो जीवाएं बराबर हो तो इन जीवाओं से काटी गई चाप बराबर होगी। बिल्कुल चाप हमने बराबर बता दी, ये बात बच्चों के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। क्या बोला, किसी व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ओके, जीवा को समद्विभाजित करता है जी, करने दो। दिए गए चित्र में केंद्र O है, AB एक जीवा है, बिल्कुल है, तो OL लंब AB हो तो AL बराबर BL। ओहो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मजा आने वाला है। ये सर्किल है, बिल्कुल है सर है, मजा आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल है सर। ये जीवा है, बिल्कुल है। अब इस पर मैं सेंटर पॉइंट से लंब डालता हूं जी, डाल दिया सर।
हमेशा ये जो लंब है ना, ये वाला जो लंब है, ये 90 डिग्री पर डाला जाता है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। अगर ये लंब डाला जाता है, इसको मैं ओ नाम दे दिया, माना कि क्या नाम दे दिया, ओ। इसका नाम ए बी दे दिया, इसका नाम मैंने पी दे दिया। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जब मिड पॉइंट से किसी जीवा पर डाला जाए लंब 90 डिग्री पर होता है और यह इसे जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब होगा एपी बराबर बीपी। बोलिए हाँ या ना। सर एपी बराबर क्या होगा, बीपी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, मिड पॉइंट से बराबर होंगी। सर ये बताओ, यदि मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं, इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ध्यान से देखो, क्या सर ओ ए बराबर ओ बी नहीं होगी? ये लड़का कह रहा है होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या। अरे केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। सर ये भी त्रिज्या है तो ये भी क्या है, त्रिज्या। बिल्कुल, तो R बराबर R तो होगी, तो OA बराबर OB भी होगा। यही तो समझना है। अगर ये समझना है साथियों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में OP लंब AB पर है। OP लंब किस पर है, AB पर है। अगर AB पर है तो ये बात हमारी सिद्ध होती है। चलिए आगे बढ़िए। रुक जाओ। किसी वृत्त के केंद्र तथा इसको एक जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये बात हम सिखा चुके हैं बच्चों को। ये यहां पर लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलो आगे, अब बढ़ो। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्या दिया गया है। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अच्छा जी, देखते हैं। ये आपका सर्किल है, ये आपका क्या है दोस्तों, सर्किल है। अब इसमें क्या कह रहा है, समान जीवाएं, एक जीवा और एक जीवा, दो जीवा। बिल्कुल, सेंटर पॉइंट ये रहा साहब, बिल्कुल सही है। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं और अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसको मैं P बिंदु, इसको नाम मैं Q बिंदु, इसका नाम है O बिंदु। ठीक है, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। इसमें बोला गया कि सर CD बराबर है AB के। अगर AB CD के बराबर है तो एक वृत्त में जब दो जीवाएं समान होती हैं तो याद रखिए वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसका मतलब OP OQ के बराबर होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है कि OP किसके बराबर होगा, सर OQ के बराबर होगा। यही तो समझना है भाई। CD, ये पहली जीवा CD, दूसरी जीवा AB, यहां से जब दोनों समान हैं तो केंद्र से समदूरस्थ स्थिति पर होंगी। यानी O से जितना दूर P होगा उतना ही दूर Q होगा। यह बात को समझना है बस। और इसमें है क्या, और इसमें कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। AB CD के बराबर तो OL लंब है, OM लंब है, तो OL लंब OM के बराबर होगा। ये आपके सामने है। तो किसी वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हैं तो परस्पर समान होती हैं। जब दो जीवाएं समान होती हैं तो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। जब केंद्र से दो जीवाएं समदूरस्थ होती हैं तो जीवाएं भी समान होती हैं। बस यही समझना है। चलिए आगे। तीन आरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। ठीक है भाई, देखते हैं। किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकटतर होती है। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा AB बड़ा है जीवा CD से। अच्छा, यदि OL लंब AB तथा OM लंब CD, तब OL से बड़ा है OM।
ठीक है साहब, यदि किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से जीवा केंद्र से निकटतर होती है तो वह बड़ी होती है। दिया है ओ एल से बड़ा ओ एम है, तब ए बी बड़ा है सी डी से। देखिए एक एक बात को हम बताते हैं। तीन आरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। अच्छा जी, बिल्कुल एक ही वृत्त गुजरेगा तीन आरेख बिंदुओं से होकर। तीन आरेख जो बिंदु हैं उसमें से एक ही वृत्त गुजरेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तीन आरेख बिंदु कौन कौन से? जैसे कि मैं ऐसे यहां तीन बिंदु बना दिया तो ऐसे इसको जब मैं घुमाऊंगा तो एक ही वृत्त गुजरेगा ऐसे, इसका मतलब यह है। ठीक है भाई, दूसरी बात हम बात करें तो किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकटतर होती है। तो सुनो, ये सर्किल हुआ, ये तो छोटी जीवा है और ये जीवा कैसी है भाई? बड़ी है, दिख भी रही होगी, सेंटर पॉइंट हो गया। बड़ी जीवा केंद्र से मैंने लंब डाला और केंद्र से मैंने इसके ऊपर की ओर लंब डाला। ध्यान से देखो, आपको समझ में आने लगेगा। अगर मैं बात करूं इसकी और मैं बात करूंगा इसकी, तो ये ए बी, ये सी डी, ये ओ, ये पी, ये क्यू। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए साहब। अब मुझे एक बात बताओ, जो सबसे छोटी जीवा है वो केंद्र से दूरी पर होगी और जो बड़ी जीवा है वो थोड़ा केंद्र के नजदीक होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है, जब ए बी बड़ा है सी डी से, जब ए बी बड़ा है सी डी से, तो ये तो दिया गया है, ये तो दिया गया है, बिल्कुल है सर। जब ए बी बड़ा है सी डी से तो कोई बात नहीं, तो निश्चित होगा कि यह केंद्र से नजदीक कौन होगा? सेंटर पॉइंट से नजदीक कौन होगा? सर सेंटर पॉइंट से जो बड़ी वाली जीवा है वो नजदीक होगी। तो जीवा ए बी ये नजदीक होगी केंद्र से नजदीक होगी। जीवा ए बी केंद्र से नजदीक होगी, बिल्कुल सही है। नजदीक, जीवा ए बी नजदीक केंद्र से होगी, बिल्कुल सही है साहब। अगर मैं बात करूं कि इनमें से इनके जो लंब हैं ओपी बड़ा होगा कि ओ क्यू? सर यहां पर बड़ा कौन होगा? सर ओपी ग्रेटर देन ओ क्यू, क्योंकि ये जब नजदीक होगा, अगर ये नजदीक होगा तो निश्चित ये दूर होगा, तो ओपी बड़ा होगा ओ क्यू से। यानी कि अगर ये यहां से इसकी तुलना कर रहा हूं तो ओपी निश्चित ही दूर होगा, क्योंकि जब ये छोटी है तो ये बिल्कुल सकड़ी होगी, उससे चिपक रही होगी, तो ये उसके नजदीक आ रही है। तो कंफर्म करना साथियों, ये इसके पास होगी और ये इससे दूर होगी। क्लियर? आगे चलो, इसके बाद बात आ रही है अब इस डायग्राम की। चलो ध्यान से देखना। अगर जीवा ए बी बड़ी है सी डी से, अगर ए बी बड़ी है सी डी से, ये बड़ी है, तो ओ एल छोटा होगा, जबकि ओ एम बड़ा होगा, तो ओ एल लेस देन ओ एम। ठीक है, अगर बात करें आगे तो इसको समझो। किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से जीवा केंद्र से निकटतर होती है, वह बड़ी होती है। जो केंद्र के निकट होगी वह बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। अब ये ओ एल जो है ना, ओ एल जो है ये छोटी है तो इसकी जीवा बड़ी होगी। अगर ये लंब बड़ा है तो उसकी जीवा छोटी होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब हम आगे चलना चाहिए ना। अगर आगे चलना चाहिए तो बढ़ो, आगे बढ़िए साहब। आगे आपके सामने ये चीज आ चुकी है, इसको देखिए। किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा वृत्त के शेष वृत्तखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। अच्छा, डायग्राम आपके सामने ऐसे और येलो ऐसे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखो, मजा आने वाला है। ठीक है,
अब ये कह रहा है ए बी सी, यहां ओ बिंदु रख दिया, ठीक है। किसी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा वृत्त के शेष वृत्तखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। इसका मतलब ये इन दोनों कोणों की बात कर रहा है, ठीक है। अब दुगुना कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं कोण बी ए सी इक्वल टू कोण बी ए सी इक्वल टू कोण बी ओ सी, ये बराबर नहीं होते, तो दुगुना कौन सा होता है? सर बी ओ सी दुगुना होता है ये। तो अब दुगुना हम करेंगे किसको? इसको, क्योंकि समीकरण मुझे संतुलित करना होता है। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि बी ए सी बराबर हाफ ऑफ बी ओ सी, हाफ ऑफ बी ओ सी, ऐसे भी बोल सकता हूं। ये इसका दुगुना हो जाएगा। जब बेटा कहने का मतलब यह हुआ, अगर यहां x है तो यहां 2x होगा, यहां क्या होगा भाई? 2x होगा। इसका मतलब यह है। अब इसको पढ़ो, देखो ये समझ में आने लगेगा कि इसमें कह रहा है कि दिए गए वृत्त में केंद्र O है तथा चाप AB केंद्र O पर कोण AOB बनाते हैं। AOB बनाते बन गया। यह चाप शेष वृत्तखंड में बिंदु C पर कोण ACB, ये चाप बिंदु C पर कोण ACB बनाता है। तब AOB ट्वाइस ऑफ ACB, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये दुगुना होता है इससे, इस C की अपेक्षा O दुगुना है। ये बात को समझा रहा है। अगर ये बात समझ में आई तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलते हैं आगे की ओर। अगली बात आपके सामने, अब ये है एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर समान होते हैं। अब एक वृत्तखंड में कैसे बनते हैं जी? मास्टर जी ये तो बताओ, एक वृत्तखंड में बनते कैसे हैं? ऐसे बनते हैं भाई, देखो ऐसे बनते हैं, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 टक, ये बन गए। एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर समान होते हैं। इस लाइन को थोड़ा ठीक कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा, अब मजा आने लगेगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से आपको दिख रहा होगा ये दो कोण एक ही लाइन पर एक जीवा पर बन रहे हैं। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले दोनों कोण कैसे होते हैं? समान। केंद्र O एक वृत्त है जिसमें चाप AB है। एक चाप AB द्वारा ही वृत्तखंड ACDB बिल्कुल सही है। मैं एक ही वृत्तखंड में, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक ही वृत्तखंड है ना, ये पूरा एक ही वृत्तखंड है यहां तक, ठीक है। एक ही वृत्तखंड में स्थित दो कोण कोण ACB कोण ADB, तब कोण ACB बराबर कोण ADB, ये दोनों कैसे हो गए? सर समान हो गए। एक ही वृत्तखंड में स्थित दो कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। चलिए आगे बढ़िए साहब। अगर आगे की बात करें तो किसी अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। सर कैसे होता है? देखो, ये आपका सर्किल और ये आपका अर्धवृत्त सेंटर पॉइंट ये रहा। इसमें अर्धवृत्त में बनने वाला ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है साथियों, ये ध्यान रखना। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा ये वाला समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसा आपको कई बार यूजेबल होगा। अगर ये चीज जानते हो तो सब कुछ जानोगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी वृत्त की लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण, दीर्घ चाप द्वारा कोण अधिक कोण होता है। अच्छा जी,
अधिक कोण और न्यून कोण कौन सी बात है? माना दिए गए वृत्त का केंद्र O है, लघु चाप BAC है, द्वारा खंड में बना कोण BDC एक न्यून कोण है, BDC एक न्यून कोण है, होने दो। जबकि दीर्घ चाप BDC द्वारा एकांतर खंड में बना कोण BAC एक अधिक कोण है, BAC एक अधिक कोण है। इसका मतलब यह हुआ न्यून कोण तो होगा कोण BDC और अधिक कोण होगा BAC। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण, अधिक कोण 90 से अधिक का, ठीक है, 90 से अधिक का, 180 से कम का, उसे बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोण BDC ये वाला कोण 90 से कम होगा, ये वाला कोण 90 से अधिक होगा। चलो आगे। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। बढ़ो आगे। यदि किसी चतुर्भुज के एक भुजा को, देखो भाई सुनो, ये आपका सर्किल हो गया, सर हो गया, इसमें एक हम प्यारा सा चतुर्भुज अगर बना दें, आपकी इजाजत हो तो मजा आ जाएगा। आ गया सर। ये वाला एंगल जो है ना साथियों, इस वाले एंगल के समान होता है। ये इस बात को कहता है, इसका नाम ABCD और ये E। ठीक है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो इसमें कहता क्या है, यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण इसके अभिमुख अंतः कोण के बराबर होगा। इसके अभिमुख यानी इसका जब ये मुंह करके ऐसे देखेगा तो इसे कौन दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। तो अभिमुख कोण के समान होगा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। अगर किसी सर्किल के अंदर कोई चतुर्भुज है और वो भी चक्रीय चतुर्भुज है और उसकी एक भुजा अगर बढ़ा दी जाए तो उसके अभिमुख कोण के समान होगा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। त्रिभुज का अंतःवृत्त, बिल्कुल साफ अंतःवृत्त आएगा। त्रिभुज का अंतःवृत्त इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल, यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। त्रिभुज का अंतःवृत्त, यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, ये देखो ट्रायंगल, तीनों भुजाओं को स्पर्श, त्रिभुज का अंतःवृत्त की बात कर रहा है, त्रिभुज के अंदर वृत्त। ठीक है साहब, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करे, कर लिया। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। तो इसे हम अंतःवृत्त कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे? अंतःवृत्त। ध्यान से सीखो, यहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा और सीखने वाले हो। कैसे सर? इसको मैं P बोलूंगा, इसको मैं Q बोलूंगा, इसको मैं R बोलूंगा। ठीक है, मैं यहां से बोल सकता हूं सर AP बराबर, सर यहां होगा AP बराबर होगा AQ। सर ये वाली दोनों जो इसे स्पर्श रेखाएं हैं वो समान होंगी AP AQ के। इस कॉर्नर से देखो, सर BP इक्वल टू होगा सर BR। सर तीसरा क्या? सर CR CQ के बराबर, सर CR CQ के बराबर होगा। ये तीन बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं सर? समान होती हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे भी बोल दूं ना कि इस वाले पॉइंट से, ये आपका सर्किल इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ऐसे जा रही है, इसका नाम A, इसका नाम P, इसका नाम B, इसका नाम P, इसका नाम Q, तो यहां इसका मतलब हुआ AP बराबर AQ। यानी दोनों किसी भी सर्किल को जब किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकलें तो दोनों की जो माप है वो कैसी होगी सर? समान होगी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका प्रैक्टिस सेशन आ चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपने सीखा है वो सब कुछ आपके काम में आएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब सर्किल बनाना भी आपसे आना चाहिए, डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे। ये आपका सर्किल हो गया भाई। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये मिड पॉइंट हो गया साहब।
त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख ली। इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई, ये मैंने जीवा बना ली। अब एक बच्चा यूं सोच रहा है सर जीवा बताओ, जीवा मैं ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं कि इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं, तेरी मन में आए जहां बना, ठीक है, लेकिन जीवा बनेगी अंदर। दैट्स इट। बच्चे के अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन उद्भव होते हैं, उन उद्भवों का, उद्गारों का यही जवाब है। लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं बनाओ, अंदर बनाओ जीवा। जीवा बन गई। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जीवा के एक केंद्र, जीवा के कोने को और जीवा के दूसरे कोने को अगर मिला दूं तो एक बात बता सकते हो तुम लोग, सर क्या ये कहीं ना कहीं त्रिज्याएं हो गई? सर ये 10 तो ये भी कितना है? सर 10 है। बिल्कुल सर। अब लेकिन यहां से एक मैं लंब डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल सही है। अब ये लंब 90 डिग्री पर डाला जाता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये हम सही कह रहे हैं तो ये लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। बांटता है कि नहीं बांटता है? सर बांटता है, तो बांट दिया 2 बराबर भागों में, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। अब जीवा की लंबाई 12 है तो ये 6, तो ये भी क्या होगी? सर 6। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, मैं इसको 2 बराबर पार्टों में निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये O है, ये A है, ये P है, ये 10 है, ये 6 है, इसका पता नहीं है, और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अरे ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज का कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कोई ना कोई फॉर्मेट, पाइथागोरस। पाइथागोरस के अंदर जो रस होता है ना, वो रस ये होता है, चाहे आधार का फॉर्मूला लगाओ, चाहे कर्ण का, चाहे आपका लंब का, कोई सा भी लगा लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों एक चीज मैं आपको सिखा दूं आज, वो चीज भी आप सीख लो, क्योंकि हो सकता है वो आपको किसी जमाने में काम आ जाए। वो क्या है सर? एक तो आधार होता है सर, एक लंब होता है सर, एक कर्ण होता है। ये आपके समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। एक भुजा 3 होगी, दूसरी 4, तो तीसरी 5 होगी सर, होगी सर। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर 3, 4, 5 का रेशियो है तो इसे अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 2 से होगा, तो ये भी 2 से होगा, तो इसका मतलब हो गया 6, 8, 10। अरे सर ऐसे भी होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, होता है। 6, 8, 10 भी एक दूसरा रेशियो हो सकता है। सर अगर मैं इसे 3 से गुणा करूं तो क्या होगा? सर 9, 12, और ये कितना होगा? सर 15 होगा। सर ये तीसरा रेशियो ये भी हो सकता है। अच्छा सर अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 दिया सर 15, सर 5 का 20, सर 5, 5, 25। सर 3, 4, 5 का रेशियो, 6, 8, 10 का रेशियो, 9, 12, 15 का रेशियो, 15, 20, 25 का रेशियो। अच्छा सर अगला देखो सर, 7, 24, 25 का भी रेशियो हो सकता है। 7, 24, 25 का भी हो सकता है, 10, 24, 26 का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें यहां क्या आएगा? सर यहां 8 आ जाएगा। अगर यह 8 आ जाएगा तो इसके लंब की लंबाई क्या हो गई? तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? अरे इस जीवा की इस केंद्र से यहां तक, O से लेके P तक, तो OP बराबर क्या आएगा? सर 8 आएगा, और यही तो आंसर हो जाएगा। यही समझाना है। बोलिए, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 17 सेंटीमीटर। अगर वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तो मुझे यहां पर मिड पॉइंट बनाना है। सबसे पहले आर को तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा, ताकि अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर रखना है। इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी, अब यहां मैंने एक कहीं ना कहीं जीवा ले ली और इसकी लंबवत दूरी ऐसे, ठीक है, लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की लंबाई कितनी है वो देखते हैं। इसको मैं यहां मिला दूं, इधर भी मिला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री पर कट है, बिल्कुल सही है। r बराबर 17 है तो ये 17 है, तो ये भी 17 सेंटीमीटर है, ठीक है साहब। 8 है 17 है, ठीक है, 8 है 17 है। तो प्यारे बच्चों एक रेशियो होता है 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 का रेशियो होता है। अगर ये आधार हो सकता है, लंब हो सकता है, आधार लंब एक दूसरे के एक्सचेंज हो सकते हैं, और ये कन्फर्म है तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है।
एक भुजा 8 है, दूसरी 17 है, तो तीसरी क्या होगी सर 15। अगर ये हाफ एंड 15 है, अगर मैं यहां O, यहां A, यहां B, यहां P, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो बोलो जीवा कितना होगा? तो इस जीवा की लंबाई 15 और 15 कितना सर 30 होगी, और यही तुम्हारा आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी, देखिए एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। अच्छा, ये आपका जो है सर्किल हो गया जी, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये जीवा है, ठीक है। अब ये जीवा है और जीवा पर मैं लंब डालने वाला हूं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम O, इसका नाम P, ठीक है। अब सेंटीमीटर दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जीवा दो बराबर भागों में डिवाइड हो गई, 16 12 सेंटीमीटर दूरी पर है केंद्र से जीवा, ये 12 हो गई। यहां से लेके यहां तक का मुझे कुछ पता नहीं है। ये निश्चित ही वृत्त की क्या है सर त्रिज्या है। अब केवल इस प्रश्न से निकालना जो है ना, वो केवल और केवल इसको त्रिज्या को निकालना है, ये वाली त्रिज्या को निकालना है। अब ये त्रिज्या कब आएगी? एक 12 है, एक 16 है। अच्छा जी, 12 और 16। अगर मैं इसे 4 से गुणा कर रहा हूं, चलो बताओ क्या आएगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, तो इसका मतलब ये क्या होगी 20 होगी। यही तो समझना है। अब ये 20 होगी तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है 20 है। आंसर टिक कर दोगे यू, और तुम्हारा पड़ोसी पाइथागोरस लगा रहा होगा। आप देख के हंसोगे और आपका रस आ चुका होगा। चलिए आगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें बेहतरीन मजा आएगा। डायग्राम बहुत मजे दे रहा है भाई। इसमें तो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ राज दिया है। इस राज को ही समझ लो तुम। कैसी कैसी बात कर रहा है देखो तो सही। ये आपका सर्किल हो गया भाई, ठीक है। सर्किल के अंदर एक सीधा डंडा, ठीक है, एक यहां से जीवा, और ये इसका मिड पॉइंट, और इसको ऐसे पूछ रहा है जी ये क्या कितनी होगी। ओके, इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम E है। ओके साहब, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है। ओके, बढ़िया अच्छी बात है। C और इसमें बोला AB वृत्त की CD वृत्त का व्यास है, ये गलत दिया है। CD कहाँ है इसमें वृत्त का व्यास? CD नहीं है भाई, AB वृत्त का व्यास है, ये गलत लिख दिया। AB वृत्त की एक जीवा 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये पूरी 12 है, तो ये 6, तो ये भी क्या होगी 6, बिल्कुल सही है। सर CE, ये वाली CE जो छुटकी सी है ना CE, ये 2 है, ये 2 है। एक बात बताओ भाई प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न को पूछने से पहले मैं इंडिकेट करना चाहता हूं। ध्यान से देखो, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ध्यान से देखो 1 2 3। ये बताओ ये ग्रीन पार्ट दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? सर बराबर होंगे। क्यों? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, और 2 त्रिज्याएं एक सर्किल में हमेशा समान होती हैं। होती हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ जी? ये अगर R है, ये अगर R है तो ये भी पूरा R होगा, लेकिन इस R का टुकड़ा छोटा सा ये 2 है, तो बताओ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? सर R-2 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि OA बराबर OC है, OA बराबर OC है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, और इसका मतलब ये हुआ कि CE या EC दे रखा है 2, दे रखा है 2, तो R में से 2 हटा दिया, तभी तो हमारे पास OE आ गया। यही तो हमें समझना है। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो प्यारे बच्चों इसमें पाइथागोरस लगा दो। अब पाइथागोरस मैं तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें लगाने के लिए बोल देता हूं। सर क्यों? आप क्यों नहीं लगाते? आपको क्या पता है भाई? मुझे तो सपने आते हैं। कैसे? अगर 1 6 है तो ये 8 होगी, तो ये 10 होगी। ले बेटा पप्पू, आंसर आ गया मेरा। तो देख लो
क्वेश्चन में मैच कर जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या 10 होगी सर। बिल्कुल सही है। लेकिन सर पाइथागोरस से करूं तो क्या होगा? तो सुनो भाई, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 प्लस आर माइनस 2 का स्क्वायर करना है भाई। चलो बताओ, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये 4r इधर आ गया बराबर 40, 4 से 10 बार r इक्वल टू कितना आया सर? 10 आया। यही आपका आंसर हो गया जी। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इस बात को समझे? अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी वृत्त को लेकर के, और वहां हम प्रैक्टिस सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।